हेलो स्टूडेंट। तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट टॉपिक जो हमने आपको बताया था, जिसमें हम कुछ डिसीज की बात करेंगे। और हमारा ये टॉपिक जो हमारे टोटल जूलॉजी का 25% है, कंप्लीट हो जाएगा। इसका टेस्ट, डीपीपी, मॉड्यूल्स के जितने भी एक्सरसाइज थे वो सब हम आपको भेज चुके हैं और आप उसको सॉल्व कर चुके हैं। डाउट के लिए नेक्स्ट वेडनेसडे हम जूम क्लासेस रख लेंगे। ओके, तो आगे से भी कोशिश होगी कि हम जो भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे को, इसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो मंडे को तो अब यही आएगा आपका, जो आज मंडे ही है तो यही आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद जब हमारी क्लास आएगी नेक्स्ट फ्राइडे, तो उसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ जो स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश होगी कि आपको लाइव क्लास आए। और आगे से उसके बाद सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव क्लासेस आएंगी। लाइव क्लासेस के बाद 2 दिन बाद हम उस लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको डाला करेंगे फॉर रिवीजन के लिए। सेम डे में इसीलिए डालेंगे रिकॉर्डिंग, नहीं तो फिर आप लाइव क्लास को अटेंड ही नहीं करेंगे। कुछ लोग, सही है ना, कुछ लोग लाइव क्लास को मिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है एमटीपी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारी जो आज की हेडिंग है एमटीपी। एमटीपी का मतलब फुल फॉर्म में आप समझेंगे। एमटी का मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होती है? एमटीपी को आप एक लाइन में समझ लीजिए, अनचाही प्रेगनेंसी। और अनचाही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, रिमूव करना एमटीपी कहलाता है। अनचाही प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो आप जानते हैं, हमने आपको सेफ और अनसेफ पीरियड पढ़ाया था। जो अनसेफ पीरियड था वो हमने आपको 10th डे से लेकर 17 डे तक बताया था। यदि उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। और यदि उस टाइम फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी आ गया और जो पार्टनर है वो बच्चे को नहीं चाहती हैं, उस टाइम में उस प्रेगनेंसी को वो डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसको हम बोलेंगे एबॉर्शन। तो चाहते हुए एबॉर्शन, मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर एबॉर्शन कराने को हम एमटीपी बोलेंगे। तो आप एक लाइन में याद रखेंगे, अनचाही प्रेगनेंसी को एबॉर्शन के द्वारा डिस्ट्रॉय करना एमटीपी कहलाता है। उसके कई टेक्निक्स हो सकते हैं। हमने आपको बताया टैबलेट के बेसिस पर करा सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, शुरू के 3 महीने, जहां एबॉर्शन बड़ा आसान होता है, उसके बाद जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो एबॉर्शन टिपिकल हो जाता है, रिस्की हो जाता है। तो शुरू के जो हमारे 12 वीक है, ट्राइमेस्टर 12 वीक, 1 मंथ में 4 वीक, तो ट्राइमेस्टर में 4 आपका 12 वीक होगा। तो इस टाइम तक थोड़ा इजीली होता है, उसके बाद रिस्की होता जाता है। 20 वीक तक एबॉर्शन की पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमने बताया टैबलेट के बेसिस पर करा सकते हैं या फिर सर्जरी के द्वारा करा सकते हैं। मान के चलिए फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद हमने पढ़ी थी एडवांटेज 72, वो भी लेते हैं। और उसके बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि एबॉर्शन नहीं हो, सॉरी, इसके बाद ऐसा हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, यानी कि फर्टिलाइजेशन मेंटेन रहता है, प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, तो उसको रिमूव करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, उसके लिए पर एमटीपी पर यूज करेंगे। तो आप क्या करना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इजी है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा टिपिकल होगा। ओके, अब एमटीपी को लीगली माना गया 1971 से। अब होता क्या है कि मिसयूज के कारण इस पर थोड़ा सा कानून बिठा दिया गया। और वो मिसयूज क्या था आप सब लोग जानते होंगे कि यदि बच्ची है तो आपने देखा होगा कि बच्चा है तो आने दो, बच्ची है तो जाने दो। मीन्स यदि मेल चाइल्ड है तो डिलीवर होगा और फीमेल चाइल्ड है तो डिलीवर नहीं होगा। ऐसा कुछ पार्टनरों की सोच बन गई थी, इसलिए इसके ऊपर एक लॉ लगा दिया गया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो जरूरत के 2 कारण है।
कुछ पार्टनर नहीं चाहते कि उनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हों या 1 से ज़्यादा बच्चा हो, उस टाइम में अबॉर्शन की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर रेप केस हो गया किसी के साथ में, फीमेल के साथ में, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी आ गई तो अबॉर्शन की पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर बच्चा डिसेबिलिटी है बच्चे को कोई जेनेटिकली, हमने आपको बताया था, तो जेनेटिकली में हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे किस किस तरह की हो सकती है। वो क्रोमोसोम्स के बेसिस पे स्ट्रक्चरल बेसिस भी हो सकती है और न्यूमेरिकल बेसिस भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को वैसे पढ़ेंगे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर पर कैरी करती है, इस प्रकार की डिसीज को हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का सबसे बड़ा जो रीजन होता है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है कि पार्टनर के प्रति सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ईमानदार न रहना। तो एक तो मल्टीपल पार्टनर के साथ, दूसरा जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हम कॉन्डम का यूज नहीं करेंगे तो फिर एसटीडी की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है? तो जब भी हम मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो एसटीडी की पॉसिबिलिटी बनेगी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की पॉसिबिलिटी बनेगी। उससे बचने के लिए हमें हमेशा कॉन्डम का यूज करना चाहिए। तो वो होती कौन कौन सी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज? ठीक है, तो एक तो हम जानते हैं एड्स की पॉसिबिलिटी बनती है। आपका डिसीज और इम्यूनिटी में एड्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, डब्ल्यूबीसी प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते, तो जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर होते हैं या आते हैं वो परमानेंट हमारी बॉडी में रह जाते हैं। उस कंडीशन में हमारी बॉडी में जो भी पैथोजन आया तो वो जो डिसीज क्रिएट करेगा उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं आएगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी और फिर वो डिसीज हमारी बॉडी में किसी न किसी ऑर्गन को अफेक्टेड करेगी। ये एड्स रहता है। हेपेटाइटिस बी हम जानते हैं लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहां हमारे लिवर सेल्स, जिसको आप हेपेटिक सेल्स कहते हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। नेक्स्ट इसमें हम जो पढ़ेंगे आप एड्स के बाद क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस बैक्टीरियल डिसीज है जिसमें पेनफुल यूरिनेशन होता है। पेनफुल यूरिनेशन के साथ साथ जो फिनाइल डिस्चार्ज है यूरेथ्रल ओपनिंग से कुछ स्पर्मेटिक फ्लूइड बाहर आता है और फीमेल में भी वैजाना से वैजाइनल फ्लूइड बाहर आता है। ठीक है, फिर जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस वायरल डिसीज है और ये जो होती है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा होती है, जिसमें पेनफुल ब्लस्टर्स होते हैं। जो भी जेनाइटल ट्रैक्ट है, मेल का जेनाइटल ट्रैक्ट पेनिस में, फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट बल्बा में कुछ ब्लस्टर्स बन जाते हैं जिससे पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है। जेनाइटल वार्टस ये भी वायरल डिसीज है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होती है। इसमें जो वार्ट्स हैं वो जेनाइटल और एनल रीजन में वार्ट्स बन जाते हैं। गोनोरिया, नेसोरिया गोनोरिया बैक्टीरियल डिसीज है जिसमें पेनफुल यूरिनेशन होता है, फिनाइल डिस्चार्ज और वैजाइनल डिस्चार्ज भी होता है और एब्डोमिनल पेन भी होता है। हेपेटाइटिस बी चिल्स, हेडेक होता है। ठीक है, एंड जॉन्डिस, जॉन्डिस की पॉसिबिलिटी बनेगी जब भी फैटिक सेल से डिस्ट्रॉय करेंगे। आगे ये भी वायरल डिसीज है हेपेटाइटिस बी। सिफिलिस, पेनफुल अल्सर्स बन जाते हैं पेनिस पे वैजाइना में, सर्विक्स पर भी अल्सर बन जाते हैं, फीवर भी रहता है, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। बैक्टीरियल डिसीज है सिफिलिस जो ट्रिपैनोडोमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा होगी। ट्राइकोमोनास प्रोटोजोअन डिसीज है, ट्राइकोमोनास अच्छे से याद रखना, प्रोटोजोअन डिसीज है जो ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस है जिसमें वैजाइनल डिस्चार्ज होगा फीमेल के केस में। नेक्स्ट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी हमने आपको बताई थी, जैसे जैसे 30-35 साल के बाद मेल की एज बढ़ती है तो उसका नंबर ऑफ स्पर्म्स कम हो जाते हैं और इसको हम इनफर्टिलिटी बोलेंगे। फीमेल में भी 45 से 50 साल के बाद इनफर्टिलिटी आती है। कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती, रेगुलेशन है जो एफएसएस है इसका वो डिस्टर्ब होता है तो इनफर्टिलिटी आती है। ठीक है, वासेक्टोमी, टीलोक्टोमी के बाद भी इनफर्टिलिटी आती है। और यदि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनफर्टिलिटी आती है। और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ उसको हम बोलते हैं टेट्रोजूस्पर्मिया
और यदि स्पर्म की मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी इनफर्टिलिटी आती है, उसको बोलते हैं एक्टिनोजोस्पर्मिया। इसके बाद हमने क्रप्टोरकाइडिन बताया था, डिसेंट ऑफ टेस्टिस फेल हुई थी, ठीक है, वास डिफरेंस का ब्लॉकेज होगा, एक तरह से वासेक्टोमी हो गई, तो इनफर्टिलिटी की पॉसिबिलिटी बनेगी। हाइपरथर्मिया हमने आपको बताया था कि बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर होता है कहां हमारे स्क्रोटल सैक में, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज है तो भी इनफर्टिलिटी की पॉसिबिलिटी बनेगी, उसको हाइपरथर्मिया बोलेंगे। ठीक, इन्फेक्शंस है प्यूबर्टी के बाद तो पॉसिबिलिटी बनेगी। क्लाइनफेल्टर और टर्नर-फेल्टर। क्लाइनफेल्टर में याद रखना जो कैरोटाइप होता है क्लाइनफेल्टर का, आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे 44+X XY होता है। तो मेल का जो कॉमन कैरोटाइप है, नॉर्मल कैरोटाइप है 44+